Hello everyone, this is Rupal Khandelwal and I am a member of DASF Donate a Smile Foundation। और मैं अपने फाउंडेशन के बारे सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूंगी कि ये हमारा जो फाउंडेशन है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली यूथ के लिए वर्क करता है। उनको एजुकेशन और उनको उनको अवेयरनेस क्रिएट करता है उन लोगों के लिए। और आज हमारे साथ है परिधि मैम, जो कि एक सेट डिजाइनर है। और आज हम परिधि मैम से बात करेंगे कि वो कैसे अपना काम करती है और कैसे सेट डिजाइनर के बारे में आज हमको पता चलेगा उनसे। ये धर्मा प्रोडक्शन में भी काम कर चुकी है, करण जौहर सर के साथ भी काम कर चुकी है और भी बहुत लोगों के साथ काम कर चुकी है, आउट ऑफ इंडिया भी जा चुकी हैं। तो मैम, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने कैसे अपना करियर इसमें स्टार्ट किया और कैसे आप गए इस फील्ड में। हाय रूपल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों से कनेक्ट करके, आप लोगों के बारे में जान के। मैं शुरू करना चाहूँगी आपको बताना कि पहले मुझे कॉलेज में सबसे पहले इस फील्ड के बारे में पता चला था जब सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में। एक डिज़ाइन कॉलेज से हूँ, उसका नाम है पर्ल एकेडमी, दिल्ली में ही है, जहाँ जो मेरा होम टाउन है। और कॉलेज में एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर आए थे जो सेट डिज़ाइन करते हैं फिल्म्स के लिए बॉम्बे में। तो वो आए थे और उन्होंने अपने फील्ड के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस फील्ड। और काफ़ी कुछ पता चला था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। बट पता नहीं था कि कभी आगे जाके मैं उस फील्ड में काम करूँगी या नहीं। बट एक इंट्रोडक्शन उस फील्ड से सबसे पहले तब हुआ था। और उसके बाद थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज मैं इंटर्नशिप के लिए बॉम्बे गई थी। और तब मैं पहली बार वहाँ पे जाके मैंने काम किया था। तो मैम, आपने इसके लिए कोई बेसिकली कोई मतलब कॉलेज में कोई डिग्री या ऐसा कुछ आपने किया आपके कॉलेज से, या फिर? कोर्स मैंने जो किया था उसका नाम था कम्युनिकेशन डिज़ाइन। उसमें एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते थे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिल्म मेकिंग, प्रिंट मीडिया, एनिमेशन, फोटोग्राफी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और मैंने वो कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। बट ये जो इंट्रोडक्शन हुआ मेरा सेट डिज़ाइन के साथ या इस इंडस्ट्री में, कैसे एक आर्ट आर्ट रिलेटेड ये जो फील्ड है इसके बारे में मुझे पता चला, तब मैंने सोचा कि मैं करती हूँ। बट तब मैं जो कोर्स कर रही थी ऑलरेडी, वो थोड़ा अलग था। और जब मैं उस इंडस्ट्री में जाके काम मैंने किया तो मैंने देखा काफ़ी लोग वहाँ पे आर्किटेक्चर बैकग्राउंड के हैं, काफ़ी लोग इंटीरियर बैकग्राउंड के हैं, काफ़ी फाइन आर्ट्स के बैकग्राउंड के हैं। तो हमेशा एक अच्छा आई मीन एडवांटेज होता है अगर आप आर्किटेक्चर या इंटीरियर या फाइन आर्ट्स जैसे डिज़ाइन रिलेटेड कोर्स करेंगे और डिग्री लेते हैं, तो आपके लिए बेसिक्स आपको पता चल जाते हैं, एक फाउंडेशन बन जाती है। तो मैं अगर चाहती और मुझे अगर पता होता मुझे कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो मैं कोई और कोर्स करती। बट जो कोर्स मैंने किया उससे मुझे हेल्प मिला इसके बारे में जानने के लिए। मेरे कॉलेज ने थोड़ी हेल्प की। मेरे प्रोफेसर ने, मानस बरुआ मेरे प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया उन प्रोडक्शन डिज़ाइनर के साथ जो बॉम्बे से आए थे। तो काफ़ी हेल्प मिली मुझे ये जाने के लिए। लेकिन अच्छा होगा अगर आप इंटीरियर या आर्किटेक्चर या फाइन आर्ट्स जैसे किसी फील्ड से आते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्प मिल जाती है और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि आपके बेसिक्स काफ़ी क्लियर होते हैं। तो बेटर होगा अगर आपको एक कोई कोर्स आता है तो। मैम, तो बेसिकली आप सेट डिजाइनर में करते क्या है, मतलब क्या होता है, कैसे करते हैं? तो बेसिकली काफ़ी लोग सब मूवीज़ देखते हैं, सब देखते हैं कि एक्टर्स ने एक्टिंग कैसी की है, डायरेक्टर ने कैसा डायरेक्ट किया है, कैसे गाने हैं फ़िल्म के, कैसे कपड़े पहने हैं। लेकिन काफ़ी कम लोग होते हैं जो सेट के बारे में बात करते हैं। और बहुत मतलब आई थिंक संजय लीला भंसाली की फ़िल्म्स के जैसे सेट्स होते हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं, बाजीराव मस्तानी जैसी बड़ी फ़िल्म या रामलीला जैसी कोई बड़ी फ़िल्म है, जिनके सेट बहुत इलैबोरेट होते हैं, उनके बारे में लोग बात करते हैं। लेकिन लोगों को इतने अच्छे से पता नहीं है अभी कि ये क्या फील्ड है। तो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जैसा कि टर्म है सेट डिजाइनर, इट्स बेसिकली विजुअलाइज करना कि आप एक सेट को विजुअली लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप एक
वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जो रियल नहीं है बट वो दिखने में रियल लगता है और लोग उससे कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, दैट्स योर जॉब। सो बेसिकली एक प्रोडक्शन डिजाइनर होता है जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो आपकी पूरी फिल्म का एक लुक एंड फील डिज़ाइन करते हैं। और वो लुक एंड फील डिज़ाइन करने के लिए अगेन नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकल और लॉजिस्टिक चीज़ों की, बजट की, आपको डिज़ाइन सेंस होना चाहिए, आपको एक टीम को मैनेज करना आना चाहिए। और प्रोडक्शन डिज़ाइनर बेसिकली जो फिल्म डिज़ाइन करते हैं उनके अंडर काफ़ी लोग होते हैं। एक होता है आर्ट डायरेक्टर, जो आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं पेपर पे या सॉफ्टवेयर्स में, आप कोई प्लान बनाते हैं या आप सॉफ्टवेयर्स में कोई 3D बनाते हैं एक सेट का, उसको एग्जीक्यूट जो करता है, जो मटेरियल की नॉलेज रखता है, वो जो उसको कंस्ट्रक्ट करता है आपके डिज़ाइन को, दैट इज़ एन आर्ट डायरेक्टर्स जॉब। और एट द सेम टाइम देर इज अ सेट ड्रेसर एंड अ सेट डेकोरेटर, जो सेट कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसमें जो इंटीरियर का पार्ट होता है कि आप एक वॉल खड़ी कर देते हैं चार, या आप एक लाइब्रेरी बना देते हैं, या आप एक ऑफिस बना देते हैं, एक घर एक रूम बना देते हैं, लेकिन उसके अंदर आप क्या फर्नीचर डालेंगे, आप क्या पेंट करेंगे, आप कैसे कैसे लैंप रखेंगे, आप कैसे स्विच बोर्ड्स रखेंगे, कैसे प्रॉप्स रखेंगे, छोटी छोटी डिटेलिंग, दैट्स a set dresser's job, which is what I do. So ओके। that's तो मैम what it is. मतलब जो आपका बेसिकली इंटीरियर का रहता है, जो आर्किटेक्चरिंग नहीं Correct. रहती है, जो अंदर का जो भी Correct. मटेरियल जो भी प्रोवाइड कराना होता है वो सब आपका रहता है। Yes. तो मैम जैसे अगर एक तो मैम फॉर आपकी एग्जांपल एक हॉस्पिटल जी का सेट है, तो अगर एक हॉस्पिटल, एक आर्ट डायरेक्टर होते हैं या एक प्रोडक्शन डिजाइनर जो डिजाइन करेंगे कि अच्छा अगर ये 1940s का कोई हॉस्पिटल दिखा रहे हैं तो उस टाइम पे हॉस्पिटल कैसा होता था, और एक आर्ट डायरेक्टर होगा जो कंस्ट्रक्ट करेगा कि कैसी वॉल्स होंगी, कैसे कलर पैलेट होगा, कैसा मटेरियल यूज करना चाहिए वो बनाने के लिए। और एक सेट ड्रेसर यानी कि मेरा काम होगा कि उस हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल बेड कैसा होगा, साइनेजेस कैसे होंगे, और किस टाइप की इक्विपमेंट्स होंगे, टूल्स होंगे। अब हम 2020 के टूल्स 1940s में नहीं दिखा सकते हैं, तो वो ढूंढना कि वो क्या टाइप के टूल्स वहाँ होंगे, किस टाइप का फर्नीचर अंदर होगा, किस टाइप की लाइट्स होंगी, किस टाइप के बेडशीट्स होंगी, और ऐसी ऐसी डिटेलिंग में आपको घुसना पड़ता है, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेट ड्रेसिंग या किसी भी काम के लिए होता है रिसर्च। अगर आपकी रिसर्च सही है तो आप उसकी एग्जीक्यूशन अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपकी रिसर्च गलत है तो वो लोग उससे कभी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक रिसर्च सबसे ज़्यादा टाइम लेता है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक सेट बनाने का। मैम आपको रिसर्च वगैरह करने में ही बहुत टाइम लगता होगा ना, लाइक मतलब आप कितने एक हाँ, प्रोजेक्ट के लिए कितने टाइम पहले से करते हैं रिसर्च और ये सब। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, स्क्रिप्ट कैसी है, और आपका प्रोजेक्ट आई मीन क्या स्केल है उसका। और जैसे मैंने एक फिल्म पे काम किया था, कलंक। आप लोगों ने देखी होगी कलंक। में बेसिकली एक प्री इंडिपेंडेंस के टाइम की मूवी है, 1944 का हमें टाइम दिखाना था कि उस टाइम पे इंडिया कैसा था, और इंडिया और पाकिस्तान तब अलग नहीं हुए थे, तो लोग कैसे रहते थे, किस तरह का टाउन था वो, किस तरह के लोग होते थे, क्या खाते थे, कैसी शॉप्स थी, कैसे घर होते थे, लोग क्या पहनते हैं, कैसा माहौल है, कैसी चीजें होती थी उस टाइम पे, क्या एक्टिविटीज लोग करते थे, हर तरह की चीजें हमें दिखानी होती हैं। तो उस फिल्म पे मैंने कम से कम 4 महीना रिसर्च की थी। और मुझसे पहले भी काफ़ी लोगों ने वो फ़िल्म जिसने भी जॉइन की थी, उससे पहले कम से कम 8 महीने 10 महीने सिर्फ रिसर्च की थी कि 1944 में इंडिया कैसा था। तो रिसर्च डिपेंड करती है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपकी स्क्रिप्ट क्या है, बेसिकली आप फिल्म में क्या दिखाना चाहते हैं। अगर आप अभी का टाइम दिखाएंगे तो आपकी रिसर्च काफ़ी ईजी हो जाएगी, क्योंकि आप रिलेट कर पाते हैं चीज़ों से, आप बड़े हुए हैं देखते हुए चीज़ें। और अगर पहले का या आगे का फ्यूचर का कुछ दिखाएंगे तो उसमें रिसर्च ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप फिजिकली वो चीज़ें नहीं देख पाए हैं, तो आप ज़्यादा पता करते हैं, ज़्यादा ढूंढना चाहते हैं, तो रिसर्च उस पर डिपेंड करती है। तो मैम एज यू लिव इन मुंबई, तो यू डू ऑल द रिसर्च पर फ्रॉम देयर ओनली, और यू वेंट सम अदर एट सम अदर प्लेसेस आल्सो, लाइक आउट ऑफ इंडिया और इन इंडिया। Yes, I have been out of India for shoots and for research also.
सो आई वाज वर्किंग ऑन अ फिल्म जो साउथ की एक फिल्म थी, प्रभास उसमें लीड एक्टर थे, जो बाहुबली में लीड एक्टर थे। उस जी। फिल्म में हमें रोम दिखाना था, इटली बेसिकली। इटली 1970s के बेस के ऊपर वो स्क्रिप्ट बेस्ड थी, एक लव स्टोरी थी। वो फिल्म अभी बन रही है, अभी आई नहीं है बाहर, तो मैं उसकी कोई फोटोज आपको अभी दिखा नहीं पाऊंगी। लेकिन उस फिल्म में हमें रोम दिखाना था, बट मैं कभी रोम गई नहीं थी। और मैंने कम से कम 3-4 महीना सिर्फ रिसर्च की थी कि रोम 1970s में कैसा दिखता था। बट वो एक इंडियन 1990s में बॉर्न इंडियन कैसे कितना समझ पाएगा। तो हम उसके लिए 2 महीना वहां पर गए थे, रोम में रहे थे, इटली में घूमे थे, वहाँ की काफी चीजें देखी थी, वहाँ के शॉप्स देखी थी जहाँ से चीजें हमने कुछ खरीदी, कुछ रेंट पे ली। और वहाँ का कल्चर, वहाँ के घर कैसे हैं, लोग कैसे रहते हैं, लोगों की हिस्ट्री उनसे जानना, सब चीजें, वहाँ का आर्किटेक्चर देखना, वहाँ का काफी सारी चीजें, मतलब आप जब फिजिकली वहाँ जाते हैं तो आपको समझ आती हैं। तो रोम जाने के बाद मुझे काफी कुछ सीखने को मिला उसके बारे में, और जो मैं फोटोज में रिसर्च करती थी या मूवीज देख के वो रिसर्च निकालती थी, वो जब मैंने फिजिकली जाके अपने आप एक्सपीरियंस किया पर्सनली, तो वो काफी अच्छे से मैं रिलेट कर पाई थी। तो अगर आपको किसी जगह जाने को मिलता है और वहाँ के लोगों से मिलने को मिलता है, चीजें देखने को पर्सनली मिलता है, तो वो काफी बेनिफिशियल होता है आपकी रिसर्च के लिए, और काफी इंटरेस्टिंग होता है। तो मैम कितने टाइम आप वहाँ पे रूम में रुके थे, और अकोमोडेशन एंड ऑल सब टीम की तरफ से था या फिर हाँ सिर्फ जी। आपका ही तो था? बेसिकली एक प्रोडक्शन हाउस होता है, जैसे आपने धर्मा प्रोडक्शंस का नाम लिया, तो दैट इज अ प्रोडक्शन हाउस। दे बेसिकली टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिक्स। फाइनेंशियली वो आपकी सारी चीज़ों के लिए को हैंडल करते हैं। तो व्हेन यू गो आउट, व्हेन यू ट्रैवल, they take care of your travel, your food, your stay, everything that you need to buy props, you need to buy money, I mean you need to buy things, so they give you money to buy stuff, and everything, financially they help you, they take care of your salaries, everything that you need। तो वो सब एक प्रोडक्शन हाउस, धर्मा प्रोडक्शंस जैसे और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो हैंडल करते हैं। तो मैं ओके वहाँ पे कुछ 2 महीने, मैम। 2.5 महीना थी। अच्छा। ओके। तो मैम वो आपका फर्स्ट टाइम था रोम का, जो भी था आपका जहाँ गए हाँ थे? जी। हाँ जी, तो वो पहली बार था कि फिर मैं वहाँ गई और मैंने चीज़ें देखी। अच्छा मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि व्हाट स्पेसिफिक थिंग यू वांट इन योर करियर, लाइक व्हाट स्पेसिफिक स्किल और ऐसा कुछ आपको जो आपको चाहिए हो? स्पेसिफिकली एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी विद वेयर आई एम वर्किंग। तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है यहाँ पे काम करना, काफ़ी सारे चैलेंजेस है, बट ऑब्वियसली काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसा है कि कुछ स्पेसिफिक, आई थिंक मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि कितने कितनी चैलेंजिंग है ये जॉब। और लोगों को दूर से लगता है, लाइक यू आस्क्ड एंड हाउ मोस्टली पीपल आस्क कि सेट ड्रेसर हैं तो आप सेलिब्रिटीज के साथ काम करते हैं, तो काफ़ी फैंसी जॉब है, काफ़ी मज़ा आता होगा कि आप इस इंडस्ट्री में हैं और स्टार्स से मिलते हैं, उनके साथ काम करते हैं, पार्टी करते हैं, ये वो। बट आई मीन काफ़ी लोग ये बोलते हैं, और काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि काफ़ी करप्ट है और काफ़ी डिफिकल्ट है वहाँ काम करना, और बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए वहाँ काम करना, जिस तरह के लोग हैं, काफ़ी ओपन है इंडस्ट्री एंड ऑल दैट। बट कोई ये नहीं देखता है कि कितनी मेहनत लगती है काम करने में और एक मूवी बनाने में। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं एक मूवी बनाने में, और काफ़ी टाइम और काफ़ी सारे लोगों की मेहनत, इतने महीनों की मेहनत लगती है फिल्म बनाने में। तो मैं ये ज़रूर लोगों को बताना चाहूँगी कि जब वो एक फिल्म देख के बाहर निकलते हैं, तो वो एक फिल्म की ओवरऑल फील बाहर लेके, मतलब साथ लेके बाहर जाते हैं, या वो एक्टिंग पे किसी की, या डायरेक्शन पे, या गानों पे, या कॉस्ट्यूम्स पे कमेंट करते हैं कि मूवी अच्छी नहीं थी, हमें मज़ा नहीं आया, बोरिंग थी, या जो भी होगा, वो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस को माइंड में रख के एक फीडबैक देते हैं। बट उसके पीछे जितना काम और जितना टाइम और इतनी मेहनत लगती है, वो लोग नोटिस नहीं करते हैं। वो एक चीज़ है जो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ और लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि दे शुड नो हाउ मच एफर्ट एंड टाइम
so many people put in for months to make a film. हेलो। Hello? हाँ मैम, एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you're audible. मैम एक क्वेश्चन आया है हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि हाउ जी. वी कैन मेक करियर इन सेट डिजाइनर because as we belong from small cities and small towns, so what we have to do and how we can make career in this? एक्चुअली इस इंडस्ट्री में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट अ इंडस्ट्री, लाइक दिस इज नॉट एन इंडस्ट्री विच इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर जेंडर और कास्ट और अ सर्टेन लेवल. ये इंडस्ट्री सबके लिए है. और मैं एक मेट्रो सिटी में गई हूँ, दिल्ली से बॉम्बे. लेकिन मैं वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से मिली हूँ जो काफ़ी छोटे सिटीज से आए हैं और काफ़ी ज़्यादा पैशन लेके आते हैं. और आई थिंक पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में आने के लिए. आपको राइटर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको सेट डिजाइनर बनना है, आपको एक्टर बनना है. हर तरह के लोग इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, हर लेवल से लोग इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं और हर जेंडर के लोग इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं. तो अगर आप छोटे सिटी से हैं तो वो आपको किसी भी वे में आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है. मैं बिल्कुल नहीं मानती कि डिफिकल्ट है किसी वे में. हाँ, आप लोगों को हर मैं भी दिल्ली, मतलब एक मेट्रो सिटी से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली में होने के बाद भी मैंने काफ़ी रिसर्च की थी इसके बारे में, इस इंडस्ट्री में जाने से पहले. तो आई थिंक रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए, जानना दूसरों से और कनेक्ट करना इस इंडस्ट्री के लोगों से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो लोग बता सकते हैं अपनी एक्सपीरियंस से काफ़ी चीज़ें. लेकिन अगेन जैसा मैंने बोला कि आप अगर कोई डिज़ाइन रिलेटेड कोर्स करते हैं तो आपके लिए ईजी है to get into an industry like this and to connect with like-minded people and people who are in the same industry. तो काफ़ी इजी है इनफैक्ट ये करना. और बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. आप मुंबई में दुनिया भर से लोग आते हैं, तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं वहाँ पे अपना काम, अपनी अपनी लाइफ. और चैलेंजिंग होगा लेकिन काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि अपने एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आई थिंक बेस्ट होते हैं. आप खुद से पर्सनली जो एक्सपीरियंस करोगे उससे अच्छा कुछ नहीं है. तो आपकी कोई भी सिटी से बिलोंग करे, आप मुंबई हमेशा जा सकते हैं और वहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं. थोड़ी गाइडेंस की डेफिनेटली ज़रूरत होती है और उसके बाद काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं. मतलब मैम अकॉर्डिंग टू यू सिटी डजंट मैटर कि आप कोई सी भी सिटी से डेफिनेटली बिलोंग करते डजंट हो, पर मैटर. आप यस, इस यस, फील्ड में जा सकते डेफिनेटली हो. मैम सिटी एक और डेफिनेटली क्वेश्चन आया डजंट है. मैटर एट ऑल. या. ओके मैम. मैम एक और क्वेश्चन आया अक्षर रावत जी का. प्लीज गाइड अस विद द बेस्ट कोर्स फॉर द फिल्म लाइन. विच इज द बेस्ट कोर्स we need to do for this? So there are multiple courses and there are multiple institutes that are there. For example, for set design, I think there is a place, I think in Bombay. It's called FDI. And डिजाइन रिलेटेड जितने कॉलेजेस हैं मैं उनके बारे में बता सकती हूँ, बट ऑफ कोर्स गूगल से आपको बेटर पता चलेगा. पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका पैशन किस चीज़ में है. आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, आपको डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, आपको कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करने में इंटरेस्ट है, आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है. आपको अपना टैलेंट जानना या आपका पैशन किस चीज़ में है वो जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उससे रिलेटेड आप हमेशा कोर्सेज ढूंढ सकते हैं और लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए क्या कोर्स बेटर होगा. एंड वंस यू नो व्हाट यू वांट टू डू, यू कैन फाइंड मोर अबाउट इट ग्रेजुअली. ओके मैम. तो अकॉर्डिंग टू यू देयर आर मेनी कोर्सेज. अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि आपका या, किस चीज में अपना इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट पता होना चाहिए, अपना पैशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका पैशन किस चीज में है, बिकॉज अगर आप किसी और के इंटरेस्ट की चीज करेंगे तो आप कभी भी वो चीज काफी ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे. और जैसे कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, मेरे मॉम डैड और मेरा भाई. तो वो लोग काफी ज्यादा सपोर्टिव रहे हमेशा से. कौन से कॉलेज में जाना है, क्या डिजाइनिंग करनी है, मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, या कुछ भी ऐसी पर्टिकुलर चीज जो वो चाहते हैं मैं बनूं. उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है. तो आई थिंक फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है. और आप अपना पैशन समझ जाएंगे तो आप किसी को कन्विंस भी कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं. और आई थिंक फैमिली बहुत सपोर्टिव है तो आप बिल्कुल उस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे.
जी मैम। मैम आप इतने बड़े बड़े एक्टर से मिले, इतने एक्ट्रेस से मिले, कैसा लगता है आपको? मतलब आपने कभी सोचा था कि मैं ऐसे मिलूंगी, उनके साथ काम करने को मिलेगा मेरे को? एक्चुअली काफ़ी छोटी थी मैं जब से मैं बॉम्बे जा रही हूँ, हर साल जाती थी बिकॉज़ मेरे मामा वहाँ पर रहते हैं और मेरे मामा जी एक्टर हैं, राइटर हैं और वो करीबन 15 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हर साल हम छुट्टियों में जाते थे, गर्मियों की छुट्टियों में और जाते थे फिल्म सिटी। सबने सुना होगा गोरेगांव में, मुंबई में फिल्म सिटी है, तो वहाँ जाते थे, घूमते थे जाके और कभी बाहर मॉल्स में या कहीं कोई एक्टर्स मिलते थे तो हम काफ़ी एक्साइटेड होते थे और कभी पता नहीं था कि आगे जाके मैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा। तो बचपन से ही हमेशा से बॉलीवुड का कीड़ा रहा है मेरे अंदर, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रही है और मूवीज़ देखने का बहुत शौक रहा है। तो बॉम्बे जाके तो काफ़ी मज़ा आया, उन लोगों के साथ काम करके काफ़ी मज़ा आया। बट पहले इनिशियली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी कि अरे बड़े स्टार्स हैं, उनके साथ मिले हैं, उनके साथ चिल करते हैं, कभी पार्टी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे सीखने को कितना कुछ मिलता है और उनको हमेशा टीवी या फ़ोन्स या लैपटॉप्स के थ्रू देखा है, लेकिन अ, उनके साथ आमने-सामने आना, एक उनका ऑरा जो होता है, वो सब एक्सपीरियंस करना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। तो मज़ा तो बहुत आता है काम करके उनके साथ और स्पेशली अगर आपका कोई फ़ेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हो जिसके साथ काम करने को मिले तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है वो भी, काफ़ी एक्साइटिंग होता है। तो मैम आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है पर्सनली, और उनके साथ आपको मौका मिला अभी तक काम करने का? वेल काम नहीं करने का मौका मिला है अभी तक। मुझे विकी कौशल बहुत पसंद थे बट मैंने उनके साथ काफ़ी पहले काम किया था लव स्टोरीज़ में। लव स्टोरीज़ नेटफ्लिक्स पे एक है, करण जौहर ने सीरीज। डायरेक्ट की थी। जी। हाँ जी। जी। तो उस पे मुझे विकी कौशल के साथ काम करने का मौका मिला था। रिसेंटली मैंने अनिल कपूर के साथ काम किया और अनिल सर, विकी सर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं और उनके साथ काम करके काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। भले ही वो मेरे फ़ील्ड के नहीं हैं, वो एक एक्टर हैं, मैं एक सेट ड्रेसर हूँ, बट उनको देख के काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ मैं, हो जाती थी मैं सेट पे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। स्पेशली करण जौहर, क्योंकि वो काफ़ी मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूवीज़ की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, बचपन से बहुत शौक रहा है मूवीज़ देखने का। कुछ-कुछ होता है, मेरी फ़ेवरेट फ़िल्म है जो करण जौहर ने डायरेक्ट की थी। तो जब उनके साथ पहली बार काम करने का मौका मिला तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और मतलब काफ़ी खुश थी। मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके बताया कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया है जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उनके साथ काम करना, उनके साथ बात करना, उनको काम करते हुए देखना काफ़ी इंस्पायरिंग था और सीखने को बहुत कुछ मिला क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, अपनी अपनी फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैम आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? किसके साथ काम करके आपको, मतलब आपके हिसाब से जो सबसे बेस्ट आपने किया हो और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका रहा हो? वेल मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस अगर सेलिब्रिटी के हिसाब से पूछा जाए तो अनिल कपूर जी के साथ बहुत अच्छा था बिकॉज़ वो काफ़ी पुराने और काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और एक आर्टिस्ट हैं और मैंने उनकी काफ़ी फ़िल्में देखी है बचपन से। उनके साथ काम करके मैंने रियलाइज़ किया कि वो इतना कुछ अचीव कर चुके हैं लाइफ़ में, उसके बाद भी काफ़ी हम्बल हैं। आई मीन फाइनेंशियली या अपने काम के थ्रू वो जितना भी अचीव करा है उन्होंने और उनकी फैमिली ने उसके और वो आई मीन वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और उनका टैलेंट पर्सनली देखने को मिला और उनके साथ काम करके देखा कि वो काफ़ी हम्बल हैं और काफ़ी इंस्पायरिंग हैं और वो काफ़ी फिट हैं। आई मीन वो 63 इयर्स ओल्ड बिल्कुल नहीं लगते हैं और काफ़ी फिट है और उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई और बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी वाइब आती थी उनसे, उनके साथ काम करके काफ़ी मज़ा आता था। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काम के हिसाब से देखा जाए तो हर काम में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हर प्रोजेक्ट पे कुछ अलग सीखने को मिलता था क्योंकि मैंने अलग-अलग स्क्रिप्ट पे काम किया है। कलंक एक डिफरेंट फ़िल्म थी जो पीरियड फ़िल्म थी 1940s की इंडिया। फिर 1940। जो मैंने आपको एक हैदराबाद में जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं रोम गई थी वो 1970s की रोम बेस्ड फ़िल्म थी, यूरोपियन बेस्ड स्क्रिप्ट थी, तो वो एक अलग था। उसके बाद फ़ोटोग्राफ पे मैंने काम किया जिसमें नवाज़ुद्दीन और सानिया मल्होत्रा थे। वो फ़िल्म एक बहुत रॉ फ़िल्म है, फ़िल्म फेस्टिवल्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है उसका और उस फ़िल्म में मैंने काफ़ी
बेसिक सेट्स बनाए थे, जैसे एक चॉल, छोटी सी बॉम्बे की चॉल कैसी होगी वो डिजाइन किया था, या एक छोटी फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली में एक गुजराती फैमिली कैसे रहती है वो डिजाइन किया था। और फिर एक फिल्म मैंने की थी गुंजन सक्सेना, जो इस साल रिलीज होने वाली थी बट लॉकडाउन के वजह से नहीं हो पाई है अभी तक। होपफुली वो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी जल्द ही आएगी। उस फिल्म में वो एक फिल्म है इंडिया की पहली फीमेल फाइटर पायलट के ऊपर, गुंजन सक्सेना के ऊपर, जो जिसमें जानवी कपूर उनका रोल प्ले कर रही हैं एज अ लीड एक्ट्रेस। बायोपिक। और हाँ जी, उनकी बायोपिक है। और गुंजन सक्सेना एक फीमेल फाइटर पायलट थी। तो उस 1990s में क्या, आई मीन उस टाइम पे उन्होंने कैसे चैलेंजेस देखे और उनके बारे में, उनकी लाइफ, और फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट होने के बाद उन्होंने कैसे उस चीज में, मतलब उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे, वो उनसे मिलके भी काफी कुछ सीखने को मिला। हम उनसे मिल पाए, काफी चीजें 1990s के बारे में हमें पता नहीं थी, या एयरफोर्स के बारे में हमें पता नहीं थी। तो उनसे मिले, उनसे काफी चीजें पूछी, जानी, और उनसे काफी सीखने को मिला। तो ये सारी अलग अलग मूवीज के अलग अलग एक्सपीरियंस और लर्निंग्स होती हैं, तो सभी फेवरेट है। मैम कितना टाइम हो गया आपको एज अ सेट डिजाइनर वर्क करते हुए? मैं 3.5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, और उससे पहले मैं इंटर्नशिप अच्छा। भी कर चुकी हूँ कुछ साल पहले जाके बॉम्बे में, कॉलेज के टाइम पे। तो आपको ये जॉब कैसे मिली? मतलब आपने इंटर्नशिप की वो पहले की थी और उसके बाद आपने आपका इंटरव्यू हुआ था, या क्या, कैसे आपको लिया गया जी, था? तो जब कॉलेज में मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर आए थे, एक क्लास हमारे साथ रखने के लिए। तो उन प्रोडक्शन डिज़ाइनर से मैंने थोड़ा बात की थी जब वो कॉलेज में थे, उनसे काफ़ी चीज़ें पूछी थी और जाना था इस फील्ड के बारे में। और तब मैंने उनका कॉन्टैक्ट सेव किया था। तब मैंने एक प्रोफ़ेसर का नाम लिया था, मिस्टर मानस। वो मेरे कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया था उन प्रोडक्शन डिज़ाइनर के साथ, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था और गाइड किया था कि मुझे अगर इंटरेस्ट है तो मुझे इस इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करनी चाहिए, ताकि मैं देखूं अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट आता है तो मैं जॉब कर सकती हूँ आगे जाके, और नहीं भी करना तो एक लर्निंग हमेशा होती है, एक्सपीरियंस हमेशा होता है। तो उन्होंने और मेरी मदर ने, मेरी फैमिली ने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया था करने के लिए। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी, तो मैंने उन्हीं प्रोडक्शन डिज़ाइनर से कांटेक्ट किया था, उन्हीं के पास जाके 3 महीना इंटर्नशिप की थी। और उसके बाद जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था 4 साल के बाद, मैं बॉम्बे गई थी वहाँ जॉब करने, उनके साथ काम शुरू किया था। और उसके बाद धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के बाद अलग अलग लोगों के साथ काम किया है। तो आई थिंक मैम कॉलेज का काफ़ी अच्छा अकॉर्डिंग हाथ था, और काफ़ी हेल्प हुई कॉलेज की वजह से। मैम हमारे पास आपके कुछ सेट डिजाइनर के फोटोज हैं जो कि आपने उनके बाद वो मैं दिखाना चाहूंगी। हाँ जी। तो ये बेसिकली हमने एक 3D मॉडल बनाया था कलंक के सेट के लिए, और हमें एक पूरा टाउन जी। बनाना था। और ये हमने पूरी हीरा मंडी करके बनाई थी, और ये हमने सनबोर्ड एक मटेरियल होता है, उससे एक पूरा 3D जी। सेट डिज़ाइन किया था अपने डायरेक्टर को दिखाने के लिए कि हम किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, सेट बनाना चाहते हैं। और ताकि विजुअली, बिना सेट को बनाने से पहले वो एक थोड़ा विजुअली उससे कनेक्ट कर पाएँ और समझ पाएँ हमारे डिज़ाइन को। तो उनको समझाने के लिए जी। एक 3D मॉडल बनाया गया था। तो ये वो फ़ोटो है। तो मैम ऐसे 3D मॉडल्स बनाने में कितना टाइम लगता होगा? मतलब लाइक ये भी अगेन बहुत डिपेंड टाइम करता है कि कितने लगता होगा लोग ना? जी, कितने लोग हैं आपकी टीम में आपको हेल्प करने के लिए, कितना बड़ा स्केल है प्रोजेक्ट का। जैसे अगर हमें ये पूरा सेट का 3D बनाना था, एक 3D मॉडल बनाना था, तो इसमें हमें तकरीबन 1 महीना लग गया था। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये एक फिल्म सेट है। ये घर खाली घर था। ये हमने ऐसा डिज़ाइन किया है जैसे एक अपर मिडिल क्लास फैमिली का घर हो, जो आपको देख के काफ़ी रियल लगेगा और ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई रहता है। लेकिन ये 4 दीवारी थी, और हमने यहाँ पे किस टाइप का फर्नीचर आएगा, कैसा वॉल पेंट होगा, कैसी लाइट आएंगी, कैसे फोटो फ्रेम्स होंगे, कैसा टेबल होगा, कैसा टी कप होगा,
कैसा क्वेश्चन कवर होगा, एक से मतलब छोटी से छोटी डिटेलिंग हमें करनी पड़ती है। और ये हमने एक डिज़ाइन किया था लव स्टोरीज के लिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, करण जौहर वाली जो फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म जी, थी, उसका एक सेट का जी। फोटो है ये। अच्छा, तो मैम आपको भी डेडलाइन मिलती होगी ना कि हमें इतने टाइम में ये चीज़ चाहिए और ऐसा? हाँ, ऑफ कोर्स डेडलाइन मिलती है, हर चीज़ की डेडलाइन होती है। आपको रिसर्च कितने टाइम तक करनी है, आपको एग्जीक्यूशन कितने टाइम में करना है, सेट कितने टाइम में खड़ा करना है बना के, और कितना टाइम आपके पास है शूट करने के लिए, हर चीज़ की एक डेडलाइन होती है। और टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी चीज़ मैंने मतलब वन ऑफ माय मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग्स फ्रॉम दिस फील्ड हैज़ बीन टाइम मैनेजमेंट। अगर आप कोई चीज़ टाइम से पहले या टाइम पे करते हैं तो वो यूज़फुल है, पर अगर आप टाइम के बाद करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो आप फोटो दिख रहे हैं, ये कलंक के ही उसी सेट की जी। कंस्ट्रक्शन की फोटो है। ये जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे एक सेट, उसका फोटो है। जो मैंने आपको 3D मॉडल बनाया, उसी को हम रियल में कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और कैसा बनाते हैं, ये उसके प्रोसेस का फोटो है। अच्छा, यस। तो मैम अकॉर्डिंग टू यू स्कोप कैसा है इस फील्ड में कि अगर कोई जाना चाहे तो हाउ इज द स्कोप इन दिस फील्ड? वेल, स्कोप तो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आई मीन ये बोलना चाहूँगी ज़रूर कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस फील्ड में। बिल्कुल भी इजी नहीं है काम करना। और अगर किसी को लगता है दूर से देख के कि काफ़ी फैंसी है, काफ़ी अच्छा है, और वही कि सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने को मिलेगा, तो काफ़ी अमेजिंग लाइफ होगी। काफ़ी मज़े करते होंगे लोग लाइफ में कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ रहते हैं और काम करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज़ मैंने जब गई हूँ इंटर्नशिप के लिए तब सीखी है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री में। जैसे कि आपको कोई लाइफ नहीं है पर्सनल आपकी। आप कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब कोई हॉलीडेज नहीं है, दिवाली हो, होली हो, आपको हर दिन काम करना है। आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। आप महीनों 3-4 महीने, अगर मैं लगातार एक फिल्म पे काम करती हूँ तो मुझे शायद एक छुट्टी मिल जाए कभी। और आपकी हेल्थ सफ़र करती है, कोई टाइमिंग्स नहीं है। आप कई बार इतना काम और इतना स्ट्रेस होता है कि एक दिन में से केवल 2 घंटे सो पाते हैं। और एक बार ऐसा हुआ था कि मैं आई थिंक 40 घंटे लगातार सोई नहीं थी, और मैंने 40 घंटे काम किया था। और कोई पैटर्न, कोई रूटीन नहीं है जो आप फॉलो कर सकते हो। और काफ़ी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस रहता है। तो लोगों को पहले से ये चीज़ समझना कि उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या स्कोप है, और कितनी चैलेंजेस आएंगे, वो सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप कारपेंटर्स, पेंटर्स जैसे लोगों को अपना डिज़ाइन समझाएं, आपको वो भी आना चाहिए, उनकी लैंग्वेज समझना चाहिए। आप एक डायरेक्टर को अपना डिज़ाइन कैसे समझाएंगे, आपको वो भी आना चाहिए, उनकी लैंग्वेज भी समझनी चाहिए। तो हर लेवल के लोगों से कम्युनिकेट करना जी, बहुत ज़रूरी है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक काफ़ी स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फिल्म्स हमेशा बनती रहेंगी, बनती आई हैं। इनफैक्ट अब वेब सीरीज़ एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी जी, ज़्यादा डिमांड में है, और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है उसकी आगे चल के। तो वेब सीरीज़ काफ़ी आ रही हैं, स्कोप बहुत ज़्यादा है, काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। एंड आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड कम एंड जॉइन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स एक्साइटिंग एंड इट्स पैशन बहुत ज़रूरी है अगेन इसमें। तो अगर कोई पैशनेट है तो आप काफ़ी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो कोई पहले नहीं देखा है किसी ने, या किसी ने नहीं सुना है, और आप बहुत फ्री हो सकते हैं। आप फ्रीली कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं उस चीज़ से, और एंटरटेन कर सकते हैं अपने काम से। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में। जी मैम। मैम ये एक और हमारे पास जी। आपकी डिजाइन सेट का पिक है, ये कब का है? जी, ये भी लव स्टोरीज का एक सेट है। ये विकी कौशल का घर है, जिसमें कियारा और विकी कौशल का बेडरूम है, ये उसका डिज़ाइन है।
ये भी एक खाली बेडरूम था, एक लोकेशन थी जो हमने रेंट पे ली थी कुछ दिनों के लिए। वहां पे हमने एक सीन है जहाँ पे विकी कौशल और कियारा आडवाणी की शादी होती है उस फिल्म में, शॉर्ट फिल्म में। तो उनका बेड हमने कैसा डिजाइन किया, उसका कमरा हमने कैसा डिजाइन किया है, ये वो चीजें आपको दिख रही हैं इसमें। मैम ये लोकेशन मुंबई की ही है या फिर आउट ऑफ मुंबई है? नहीं नहीं, ये मुंबई की लोकेशन है। मुंबई में बांद्रा में एक घर है, उसका लोकेशन है। अच्छा अच्छा। मैम व्हाट जी। न्यू थिंग्स यू हैव लर्नड आफ्टर जॉइनिंग दिस इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, क्या नया आपको सीखने को मिला? वेल, लर्निंग्स तो काउंटलेस हैं, बहुत सारी हैं। लर्न तो मतलब लोग हमेशा करते रहते हैं, और मुझे जो सीखने को सबसे ज़्यादा मतलब मिला है वो है टाइम मैनेजमेंट, लोगों से कनेक्ट करना। मुझे सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं और आप कितने चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कितने स्ट्रांग हैं। वो मुझे सीखने को मिला कि मैं कितनी चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ। मैं हमेशा घर पे रही हूँ दिल्ली में अपने पेरेंट्स के साथ, बट बाहर जाके रहना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। नए लोगों से मिलना, नई इंडस्ट्री, नए लोगों के साथ काम करना। मैं एक फ्रीलांसर हूँ, तो मैं हर प्रोजेक्ट पे अलग अलग लोगों के साथ काम करती हूँ। अब हर प्रोजेक्ट पे नए नए लोगों को के वर्किंग स्टाइल समझना, हर इंसान को का बिहेवियर समझना, उनके साथ काम करना, हर टीम में काम करना। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीम के साथ काम कैसे किया जाता है, आपको कोई पसंद है नहीं पसंद है, वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने आप को मोटिवेटेड रखना किसी भी चीज़ के लिए। आप कहाँ से आते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपकी क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या लर्निंग्स हैं, क्या पैशन है, सब चीज़ों से ऊपर होता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपका मोटिवेशन, जो हमेशा सेल्फ मोटिवेशन आई थिंक हमेशा रहनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने हमेशा सीखी है कि कैसी भी सिचुएशन हो, डिफिकल्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी चैलेंजिंग होता है, कोई टाइमिंग्स नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कोई हॉलीडेज नहीं होते हैं, बिल्कुल भी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कोई टाइम नहीं होता है। और ये चीज़ मैनेज करना, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, और अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस आप कितना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और कितना बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं अपना काम, वो चीज़ मैंने सीखी है। और मोटिवेटेड रहना मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी के भी लिए, किसी भी फील्ड में। आई थिंक दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड लिविंग इन बॉम्बे अलोन, ऑन माई ओन, अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली। एंड यस। मैम एज यू आर फ्रीलांसर तो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। वेल, हाँ, डिपेंड करता है कि इट्स ऑल अप प्रोजेक्ट टू यू कैसा ना। है। Yes, I am lucky enough to be a freelancer. I mean, it's a choice that I had from the beginning. I wanted to learn different things from different people. आप अगर एक ही इंसान के साथ काफी ज्यादा काम करते हैं, तो आप उनका काम करने का तरीका समझते हैं और उसके हिसाब से आप अपने आप को मोल्ड करते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, तो आपको ज्यादा सीखने को मिलता है, अलग अलग लोगों का तरीका सीखने को मिलता है काम करने का। तो मैंने बाय चॉइस, मैं फ्रीलांसर हूँ। मैं एक प्रोडक्शन डिजाइनर के साथ मैंने इसीलिए स्टिक नहीं किया कभी, क्योंकि मुझे लगा अलग अलग लोगों का काम करने का तरीका समझूंगी और देखूंगी किससे मैं ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्या मेरी वाइब किससे अच्छी मैच कर रही है, किसके साथ स्कोप ज़्यादा अच्छा है सीखने का, उनके साथ मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। बट फ्रीलांसर होने का डेफिनेटली फ़ायदा है कि आप चूज़ कर सकते हो आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। यू हैव द राइट एंड द फ्रीडम टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट ऑफर्स दैट कम योर वे। एंड it's quite nice. It's good to be a freelancer in a lot of ways. हेलो। Yes. यस मैम। तो मैम अभी हमारी, आपने एक पिक देखी होगी आपकी रेमो डिसूजा सर के साथ। Yes. ये मेरी मैम इंटर्नशिप कब के की पिक है टाइम वो की। आपकी?
ये मेरी इंटर्नशिप के टाइम की फोटो है रेमो सर के साथ। जब मैं फ्लाइंग जट एक मूवी आई थी उस पे काम करी थी जो रेमो सर ने डायरेक्ट की थी। मैं इंटर्न थी उस टाइम पे। मैं बॉम्बे गई थी सीखने के लिए। तो ये उस टाइम की फिल्म है। फिल्म की शूटिंग के टाइम पे हमने ये फोटो ली थी जब लास्ट डे ऑफ शूट था। शूट खत्म हो गया था फिल्म का और तब मैंने उनके साथ ये फोटो ली थी। कैसा लगा था मैम, आप रेमो सर से मिली थी पहली बार? काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। आई मीन ऑफ कोर्स उनको हमेशा टीवी पे देखा है, उनके बारे में हमेशा सुना था, लेकिन उनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं वो, काफ़ी सिंपल हैं और काफ़ी हम्बल हैं। उनके साथ अगेन आप जितने नए लोगों के साथ काम करते हैं, उनका तरीका आपको पता चलता है काम करने का। और काफ़ी अच्छे से बात करते थे। मैं एक इंटर्न थी और एक बहुत छोटे लेवल पे थी उस फ़िल्म का, छोटे लेवल पे उस फ़िल्म का पार्ट थी। तो काफ़ी एक्साइटिंग था उनके साथ काम करना। जी मैम। मैम ये एक जी। और पिक्चर है आपकी। जी, ये रणविजय सिंह के साथ मैंने एमटीवी का भी जी। एक प्रोजेक्ट था कोक स्टूडियो, उस पे काम किया था जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी। और आई थिंक ये उसके आसपास का कोई टाइम था जब मैं उनसे मिली थी। मैंने रणविजय के साथ काम नहीं किया है बट मैं उनसे मिली थी ड्यूरिंग अ वर्क। तो ये उस टाइम की फोटो है। ओके। मैम एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि इज इट वेरी इजी टू गेट इंडल्ज इन दिस फिल्म इंडस्ट्री, टू वर्क हेयर, और इट इज वेरी हैक्टिक, लाइक मतलब इजीली आपको मिल सकती है जॉब की बहुत क्या कैसे रहता है? देखिए डिफिकल्ट तो सब चीज़ें होती हैं, चैलेंजिंग सब चीज़ें होती हैं, बट अगेन इफ़ यू आर मोटिवेटेड एंड यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क एंड यू आर कंसिस्टेंट, यू कैन डू एनीथिंग। और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। हर जगह कंपटीशन होता है, हर फील्ड में कंपटीशन होता है। और काफ़ी डिफिकल्ट था इनिशियली बिकॉज मैं काफ़ी कम लोगों को जानती थी बॉम्बे में। और मैं एक्चुअली एक ही इंसान को जानती थी जिसके साथ मैं काम कर रही थी उस टाइम पे। बट जब मैंने सोचा कि मुझे और नए लोगों के साथ काम करना है, तो मैं किसी को जानती ही नहीं थी कि मैं कनेक्ट किस तरह किसी से करूं। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड था मेरे लिए और काफ़ी स्ट्रगल था, मतलब वो उस टाइम पे मेरे लिए। और तब लोगों से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। बट धीरे धीरे करके एक इंसान से कनेक्ट किया, उसने उसको मेरा काम अच्छा लगा तो उसी ने मुझे और अपॉर्चुनिटीज दिए काम करने के लिए। उनको जब मेरा काम मेरे काम के ऊपर ट्रस्ट हुआ तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया और लोगों के लिए को। और फिर ऐसे ऐसे करके वर्ड ऑफ माउथ बेसिकली के थ्रू मैं आगे बढ़ी। ये फोटो है जी। रिसेंटली लास्ट प्रोजेक्ट जो मैंने किया है एके वर्सेस एके उसका। इसमें दिस इज डायरेक्टेड बाय विक्रमादित्य मोटवानी जिन्होंने लुटेरा जैसी फिल्में, भावेश जोशी लुटेरा जैसी फिल्म डायरेक्ट की हैं। जी। और इसमें अनिल कपूर अनुराग कश्यप हैं लीड एक्टर्स। ये उस फिल्म के सेट की फोटो है। ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था लॉकडाउन से पहले। तो ये सेट की फोटो है। मैम लॉकडाउन में भी आपका काम चल रहा है कि नहीं, कि अभी आप फ्री हैं? नहीं, एक्चुअली काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है बिकॉज एक फिल्म सेट पे काफी बड़ा क्रू है जो लगता है। काफी लोग होते हैं एक फिल्म क्रू पे, कम से कम मिनिमम 100 से 150 लोग तो एक क्रू एक एक शूट पे होते ही हैं। और ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई थी। और अब आई थिंक धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है तो काम शुरू होगा होपफुली। तो अभी तो जी। बिल्कुल काम नहीं था। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये एक प्रॉप शॉप की फोटो है इटली की। इटली जब मैं गई थी रोम में एक प्रॉप शॉप है, वहाँ की फोटो है। वहाँ से आप एक प्रॉप शॉप्स बॉम्बे में भी हैं, हर जगह होती हैं जहाँ पे शूट्स यूजुअली होते हैं, दिल्ली में भी हैं। जी। तो यहाँ से आप चीज़ें रेंट आउट कर सकते हैं, प्रॉप्स हर तरह के प्रॉप्स, फर्नीचर, छोटी छोटी चीज़ें, आपके सेट के लिए आपको जो चाहिए होती हैं ड्रेस करने के लिए, वो चीज़ें आप यहाँ से रेंट पे ले सकते हैं। तो ये उस प्रॉप शॉप की फोटो है। जी। मैम ये पिक ये कहाँ की आपकी? एक स्केच है। ये एक स्केच है जो हमने
फ्लोर प्लान बनाया था कलंक के सेट के लिए, जिसका 3D आपने अभी देखा था कुछ टाइम पहले, और जी आपने एक सेट भी देखा था जिसका कंस्ट्रक्शन आपने देखा था। तो ये हम जी शुरू जी। करते हैं ऐसे, ये उसी सेट का एलिवेशन मतलब उसका एग्जीक्यूशन है जो स्केच आपने अभी देखा है। ये कलंक का एक सेट है जो हम बना रहे थे, कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, एक घर को, एक टाउन को, ये उसकी फोटो है। मैम ये सब कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये सब बनाने के लिए तो एक बहुत बड़ा टीम का हाथ होता है, तो हाउ योर टीम काफी बड़ी मैनेज, टीम मतलब चाहिए। और। जी तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक आर्ट डायरेक्टर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन हैंडल करते हैं, उनको जी कारपेंटर्स, पेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डर्स, आपको एक बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है इन सब स्किल्ड लोगों की, जो आपकी हेल्प करते हैं आपके ड्राइंग्स और आपके प्लान्स को, आपके 3Ds को सॉफ्टवेयर पे जितना आप जो भी डिज़ाइन करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको काफ़ी बड़ी टीम की ज़रूरत होती है। तो बॉम्बे में क्योंकि वो हब है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए, सेट बनाने के लिए। जी। एंड मैम व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट योर वर्क, मतलब लाइक आपको सबसे ज्यादा किस में इंटरेस्ट आता है? अम, देखिए, इंटरेस्ट सब चीज़ों में है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जब आप कोई सेट पे काम करते हो और उसके बाद आपको वो काम स्क्रीन पे देखने को मिलता है। जब मैंने फोटोग्राफ की मूवी, जब मैंने कलंक पे काम किया था, या जब मैंने लव स्टोरीज पे काम किया, तो जब आप शूट करते हो, जब आप स्केच करते हो कोई चीज़, या जब आप चीज़ें एक सेट बनाते हो, जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले फोटोज देखी थी, वो सब एक प्रोसेस है। बट जब वो प्रोसेस का आप एंड रिजल्ट देखते हो, वो टीवी पे या थिएटर में जाके, वो जो फीलिंग होती है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है, और बहुत मोटिवेटिंग होती है जब आपको अपना काम स्क्रीन पे देखने को मिलता है, और आपको दिखता है कि आपने जितनी मेहनत की है वो लोग पसंद कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मेरे लिए वही होता है कि जब आप पूरा वो प्रोसेस और जितनी लर्निंग है और जितनी मेहनत है और जितना टाइम आपने एक प्रोजेक्ट को दिया है, जब आप उसको स्क्रीन पे देखते हैं तो वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है। जी So I मैम। think that is one part that I love about my work. हाँ मैम। मैम हमें बहुत अच्छा लगा, हम सेशन को यहीं एंड करते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ आए और आपने अपना टाइम दिया हमारी टीम को। मैं पूरी डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैम हम आपसे फीडबैक जानना चाहेंगे कि हम कैसे और अच्छा काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी एनजीओ और क्या क्या नया कर सकती है। तो एक्चुअली आपकी फाउंडेशन के बारे में, ये डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन के बारे में मुझे कोमल मैम ने बताया। उनका इंटरव्यू आपने कुछ टाइम पहले लिया था, उनके थ्रू मुझे इसके बारे में पता चला। वो मेरी मासी हैं, उन्होंने मुझे जी इसके बारे में बताया था। और मैं एक्चुअली आपके बारे में जितना मैंने सुना था वो उनके थ्रू सुना था, बट मैंने जितनी चीज़ें सुनी कि आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग थोड़े से कुछ लोगों ने शुरू करके और कहाँ तक आप पहुँचे हैं, और एक छोटी सिटी से आपने एक काम शुरू किया है और आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, वो सब देख के, और आप कितने सारे फील्ड्स में इन्वॉल्व हैं। मतलब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आप आर्ट सिखाते हैं, आप लोगों को डोनेशंस करते हैं, आप कितनी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं अलग अलग फील्ड में, और आप लोगों से कैसे हम लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं, और जितने इनिशिएटिव्स लेते हैं वो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और वो जान के काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग कितना काम करते हैं। बट एक चीज़ है कि जितना काम आप करते हैं उसके बारे में अगर आप और थोड़ा लोगों को बताएं। We have social media, which is a great platform to share things and to, connect with the world and showcase your work and everything that you're doing. You should really use social media and share लिटिल थिंग दैट यू डू। आजकल कितने वीडियोस आती हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हम कितनी चीजें देखते हैं। आई थिंक आपको, आप अपना काम जितना कर रहे हैं अगर आप और ज्यादा दिखाएंगे, और मेरे जैसा इंसान अगर और देख पाएगा वो चीजें, तो काफी और अच्छा लगेगा मुझे। तो मैं और जानना चाहूंगी आपके बारे में, और मैं काफी खुश हूँ कि मुझे मौका मिला आपके साथ कनेक्ट करने का। और
अगर आगे भी कभी आपकी ग्रोथ में मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगी तो मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। तो मेरा फीडबैक थैंक यू यही है मैम, कि थैंक यू आपका और वेरी काम मच। देखने को मिले तो मैं मुझे अच्छा लगेगा। आई थिंक यू शुड डू दैट। यस मैम, डेफिनेटली वी विल डू दैट। एंड थैंक यू वेरी मच मैम कि आप आए, हमारे को अपना टाइम दिया और हमारे साथ आपने इस प्रोफेशन के बारे में इतना सब कुछ शेयर किया। आई होप थैंक यू। कि आपको भी अच्छा लगा हो। एंड काफी थैंक यू अच्छा लगा वेरी मुझे मच आपके मैम। साथ कनेक्ट करके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय। बाय बाय।